नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं शिक्षण अधिगम सिद्धांत के तीसरे 60 नोट्स वीडियो में। मित्रों, शिक्षण अधिगम सिद्धांत के लगभग 5 से 6 वीडियो आपको दिए जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में एक एक चैप्टर को कवर कराया जा रहा है। हमारे हिसाब से शिक्षण अधिगम के सिद्धांत को ज़्यादा शार्ट बनाना आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। इस वजह से हम थोड़ा सा इसे विवरित अर्थात हम इसे डिस्क्राइब करके आपके सामने देने का प्रयास कर रहे हैं। और यह प्रयास कैसा है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए अपनी पढ़ाई पर अपना 100% दे रहे होंगे और जीवन को सफल बनाने की दिशा में अपना एक कदम जरूर बढ़ा रहे होंगे। आइए चलिए शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के तीसरे वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आइए चलिए इस तीसरे वीडियो में हम शिक्षण सूत्र के बारे में बात करेंगे। मित्रों, शिक्षण सूत्र क्या होता है? फ्रॉबेल साहब ने क्या कहा? शिक्षण सूत्र का मतलब क्या होता है कि शिक्षण का उद्देश्य अधिक से अधिक पाना है, ना कि खोना। शिक्षण सूत्र बच्चों को अधिक से अधिक ग्रहण करने के योग्य बनाता है। शिक्षण सूत्र क्या होता है? जिसके माध्यम से हम बच्चों को अधिक से अधिक सिखा पाते हैं, जिसके माध्यम से हमारे अंदर जितना टैलेंट है हम उन सभी टैलेंट को बच्चों के अंदर डिलीवर कर पाते हैं। वह होता है शिक्षण का सूत्र और वही होता है शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य। फ्रॉबेल साहब का कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। शिक्षण का उद्देश्य अधिक से अधिक पाना है, न कि खोना है। शिक्षण सूत्र बच्चों को अधिक से अधिक ग्रहण करने के योग्य बनाता है। इस बात को आप गांठ बांध के ध्यान रखिएगा। टी रेमंड साहब का भी कथन महत्वपूर्ण है, लेकिन फ्रॉबेल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टी रेमंड का भी आप ध्यान रखिएगा। शिक्षण सूत्र उन तरीकों को बताते हैं जिससे यह आशा की जाती है कि सिद्धांत प्रयोग में सहायक होंगे। मित्रों ध्यान रखिएगा, शिक्षण सूत्र उन तरीकों को बताते हैं जिससे यह आशा की जाती है जो आप शिक्षण के सिद्धांत पढ़ते हैं। मैंने शिक्षण के सिद्धांत आपको पढ़ाया, तो शिक्षण के सिद्धांत किस तरीके से बच्चों पर अनुप्रयोग किया जाएगा, बच्चों पर किस तरीके से लागू किया जाएगा, उसे इस शिक्षण के सूत्र के माध्यम से हमें पता चलता है। तो आप समझ गए हैं कि शिक्षण सूत्र क्या होता है। शैक्षिक सिद्धांतों को बच्चों के ऊपर लागू करना या बच्चों पर अनुप्रयोग करना या बच्चों पर प्रयोग करना ही शिक्षण सूत्र कहलाता है, ठीक है। चलिए, शिक्षण तथा शिक्षण सूत्र क्या होते हैं? मित्रों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है शिक्षण कार्य को लक्ष्य तक पहुँचाने वाले सूत्र को शिक्षण सूत्र कहते हैं। हमारे शिक्षण कार्य का एक ही उद्देश्य होता है कि बच्चे को जो है बेहतर से बेहतर कंडीशन में लाकर खड़ा कर दिया जाए। तो ये होता है शिक्षण के कार्य का लक्ष्य होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, शिक्षण एक निर्धारित लक्ष्य है और लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग शिक्षण सूत्र है। शिक्षण एक निर्धारित लक्ष्य होता है और लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग भी शिक्षण सूत्र ही होता है। तीसरी बात करें, शिक्षण छात्रों की शक्तियों का विकास करता है और शिक्षण सूत्र शक्तियों को पहचानने में सहायक होता है। आप बच्चों के अंदर शिक्षा देते हैं तो उससे छात्रों के शक्तियों का विकास होता है। छात्र के पास केवल 100 तक गिनती आती तो उसे हम मेहनत करके पहाड़ा भी सिखा देते हैं, लेकिन जो शिक्षण सूत्र होता है वो शक्तियों को पहचानने में सहायक होता है। हम शिक्षण सूत्रों का जब प्रयोग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चा डॉक्टर होगा कि इंजीनियर होगा, कि किस जगह पे बच्चा जाएगा, उसके शक्तियों को पहचान जाएंगे हम, है ना। उसे गलत दिशा में हम डिलीवर नहीं करेंगे, नहीं तो बच्चा जो है बेकार हो जाएगा। चौथी बात की जाए, शिक्षण सूत्र जो है शिक्षण को अधिक से अधिक रोचक, रचनात्मक तथा बच्चों के रुचि के अनुकूल बनाने का माध्यम होता है। शिक्षण सूत्र जो है बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षण को जो है अधिक से अधिक रोचक बनाता है, रचनात्मक बनाता है और बच्चों को इंटरेस्ट के अनुकूल बनाता है। अगर शिक्षण में जो है शिक्षण सूत्र न रहे, अगर शिक्षण में शिक्षण सूत्र न रहे तो कहीं ना कहीं हम जो है अच्छे से शिक्षण कार्य नहीं कर पाएंगे। प्रमुख शिक्षण सूत्र, जहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं, बस आपसे यही पूछा जाएगा कि इस शिक्षण सूत्र के बारे में आप क्या जानते हैं। पहला शिक्षण सूत्र है सरल से जटिल की ओर। मित्रों, इस सूत्र में पहले सरल बातों को बच्चों को समझाया जाए, बाद में कठिन बातों को समझाया जाए। पाठ को विभाजित करते समय इस बात को ध्यान देना चाहिए कि पहले सरल प्रकरण हो, बाद में कठिन हो। बच्चों की बौद्धिक विकास के साथ साथ पाठ की कठिनाई का स्तर बढ़नी चाहिए। इस विधि की सर्वप्रथम हर्बर्ट साहब ने ध्यान दिया था।
तो ये अगर आपको एक बच्चा पूछ रहा था कि भैया अगर मुझे प्रतिपादक का नाम नहीं याद है तो अगर लिख देंगे नंबर नहीं मिलेगा। नंबर आपको बेशक मिलेगा, लेकिन जैसे बुद्धि का चैप्टर था तो बुद्धि के चैप्टर में एक खंड के सिद्धांत, बहुखंड के सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत आपको तो याद होने चाहिए कि इसके प्रतिपादक कौन है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहीं मैं प्रतिपादक का नाम लिखता हूँ, बाकी मैं खुद समझता हूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपके माइंड पर ज़्यादा प्रेशर ना दिलवाया जाए, ठीक है। तो ये जैसे सरल से जटिल की ओर है, तो इसमें प्रतिपादक का नाम याद करना कोई आवश्यक नहीं है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, मित्रों किसी प्रकार से बच्चा जो सीखा है वही उसे ज्ञात है और वही उसका पूर्व ज्ञान है। जब जो बच्चा पहले की कक्षाओं में सीख चुका है वही उसे ज्ञात है और उसका पूर्व ज्ञान भी वही है। वह इसे पूर्व ज्ञान के सहारे नया ज्ञान सीखता है। जो पूर्व ज्ञान वो रखा है उसी के सहारे वो नया ज्ञान सीख पाता है। अर्थात कुछ भी सिखाना हो तो उस बच्चे को पूर्व ज्ञान से जोड़कर ही सिखाया जाए। मनोविज्ञान में साहचर्य नियम इसी बात पर बल देता है, ध्यान रखिएगा। मनोविज्ञान में अगर साहचर्य नियम की बात की जाए तो साहचर्य नियम का भी मतलब यही होता है कि पूर्व ज्ञान से जोड़ करके नवीन ज्ञान को बच्चों के अंदर प्रवेश कराया जाए, यही होता है साहचर्य नियम। और साहचर्य नियम भी ज्ञात से अज्ञात की ओर ही होता है, ठीक है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तीसरा क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। मित्रों इसे मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले बालक सूक्ष्म को नहीं समझता है, पहले बालक सूक्ष्म को नहीं समझता है, पहले उसे स्थूल अर्थात पूर्ण का ज्ञान होता है। जैसे वृक्ष बालक जो ज्ञान प्राप्त करता है उसका इंद्रिय जनित अनुभव है। सूक्ष्म का ज्ञान श्रेष्ठ है, लेकिन बच्चा उसे आसानी से नहीं ग्रहण कर पाता है। अच्छा, जैसे ध्यान रखिएगा, स्थूल का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। बालक के सामने एक पेड़ बना दीजिए, पेड़ है, उससे आप पूछेंगे क्या भैया, वो कहेगा भैया है सर ये पेड़ है ना। लेकिन वो पेड़ के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, पेड़ ऑक्सीजन लेता है, क्या करता है, उसके बारे में उसे जानकारी नहीं रहेगी। केवल उसे मूर्त जानकारियाँ होती हैं, अमूर्त जानकारियाँ नहीं होती हैं, है ना। तो जैसे पहले पेड़ है, उसके बाद पेड़ के भाग है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती, वाष्पोत्सर्जन होता है, ये सभी चीज़ें जो है उसका सूक्ष्म ज्ञान है। लेकिन स्थूल ज्ञान क्या है, वह वृक्ष को जानता है, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण भी कहते हैं। मूर्त क्या होता है, मूर्त क्या होता है, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने कई वीडियो में बताया है। पूर्ण से अंश की ओर, मित्रों जो बालक होता है पहले पूर्ण का ज्ञान प्राप्त करता है, उसे अवयवी का ज्ञान भी कहते हैं, ठीक है। अवयव का नहीं, अवयवी का ज्ञान कहते हैं। यह मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है जिसे अवयवीवाद या गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत कहते हैं। इस सूत्र से मिलता जुलता एक और सूत्र है विभिन्नता से एकता की ओर। मित्रों यह भी यही है, पूर्ण से अंश की ओर। पहले बच्चा जो है पूरे मतलब कि पूरे के पूरे बड़े भाग को जानता है, उसके बाद उसके छोटे छोटे भागों का अध्ययन करना प्रारंभ करता है। पहले हम जब छोटे होते हैं तो हमें पूरा का पूरा पेट पढ़ाया जाता है। ये पेट मतलब कि जब शरीर का अंग पढ़ाया जाए कहा जाएगा ये पेट है, ये सर है, और उसके बाद ये आँख है ना। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अगर बायोलॉजी के क्षेत्र में हम पढ़ते हैं तो पेट के अंदर अमाशय होता है, उसके बाद गुर्दा होता है, लीवर होता है, इस सब के बारे में बताया जाता है। तो यही होता है, पहले पूर्णता को हमें प्राप्त कराया जाता है, उसके बाद उसके छोटे छोटे अंश की भी जानकारी हमें दी जाती है। अनिश्चित से निश्चित की ओर, मित्रों अनिश्चित से निश्चित की ओर क्या होता है, इस सूत्र से बालक के अस्पष्ट और अनियमित ज्ञान को स्पष्ट एवं नियमित बनाना होता है। प्रारंभ में छात्रों को उनके ज्ञान में अस्पष्टता तथा अनिश्चितता होती है। वे अपनी संवेदनाओं द्वारा अनेक अस्पष्ट एवं अनियमित ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। बाद में धीरे धीरे उसका ज्ञान स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। कभी कभार होता है कि जब आप बच्चे रहे होंगे तो आपको ऐसे ऐसे कई ज्ञान प्राप्त हो गए होंगे जो कि आपको उस समय नहीं लगा होगा यह हमारे लिए ज़रूरी है ना। गलती से कहीं ना कहीं आपको जानकारी मिल गई, आपको वह नहीं लगता था कि वो ज़रूरी है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े हुए आज आपको पता चलता है कि हमारे दादाजी ने उस समय जो हमसे सवाल किया था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना। उस समय मैंने उसे वैल्यू नहीं दिया था, लेकिन आज इंपॉर्टेंट है। वो जो मैंने जो है कबाड़ी वाले से जो है सोन पापड़ी निकाल करके जिस पेज पर खाया था उस पे जो है बेहतरीन चीज़ लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा था, तब मुझे पता चला था कि उस पर कोई आवश्यक चीज़ नहीं, लेकिन आज पता चलता है हाँ उस पर आवश्यक चीज़ लिखी हुई थी ना। तो ये होता है अनिश्चित से निश्चित की ओर। हमें अनिश्चित नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे निश्चितता की जानकारी होने लगती है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, मित्रों जो छात्र के सामने है उसके अनुभव में है उसे प्रत्यक्ष कहेंगे। इसके विपरीत जो छात्र के सामने नहीं है वह अप्रत्यक्ष है। पहले उन चीज़ों का ज्ञान देना आवश्यक होता है जो प्रत्यक्ष है, ठीक है। पहले बालक के सामने जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है उसका हमें ज्ञान देना चाहिए। बाद में धीरे धीरे जो उनके सामने नहीं होता है, उनके अनुभव में नहीं है, उन चीज़ों के विषय में ज्ञान देना चाहिए। ध्यान रखिएगा, पहले
प्रत्यक्ष की जानकारी देनी चाहिए, उसके बाद अप्रत्यक्ष की। डायरेक्टली आप सूर्य के अंदर वाले भाग को कोरोना, सूर्य के अंदर का भाग एक होता है कोरोना का डायरेक्ट अध्ययन कराने लगेंगे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। पहले सूर्य का अध्ययन कराइए कि सूर्य जो है तेज प्रकाश देता है, सूर्य एक तारा है ना। उसके बाद प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर आगे बात करते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर पहले छात्रों के सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, बाद में उन्हीं दृष्टांतों के माध्यम से सामान्य सिद्धांत निकाल दिया जाता है। इस सिद्धांत के द्वारा अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है तथा बौद्धिक एवं तार्किक शक्ति का विकास होता है। ठीक है, तो इसमें कोई डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे होंगे। आगे बात करते हैं विश्लेषण एवं संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर मित्रों, विश्लेषण क्या होता है? विश्लेषण का अंग्रेजी होता है एनालिसिस। आरंभ में छात्रों का ज्ञान अधूरा होता है, ज्ञान को पूर्ण और व्यवस्थित करने का काम शिक्षक ही करता है और इसे शिक्षण जो है विश्लेषण प्रणाली से करता है। बच्चा किसी ज्ञान को, तो किसी चीज़ को आप बच्चे से कहेंगे तो बच्चा रट डालेगा, लेकिन रटने का औचित्य क्या है, वह क्यों उस ज्ञान को रट रहा है, क्यों उस किताब को रट रहा है, उसे कोई जानकारी नहीं है। बस केवल वो हो सकता है कि आप शिक्षक के डर से वो याद कर रहा हो, लेकिन अगर शिक्षक बेहतरीन है, बेहतरीन शिक्षण सूत्रों का जानकार है, तो शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक कहेगा बेटा आप इसे पढ़ करके आए हो, आज आपको याद हो गया है। दो एक बच्चों से पूछेगा, थोड़ा बहुत अगर उसे जानकारी हो जाती है कि हाँ बच्चे पढ़े हैं, बस यही जानकारी होती है कि नहीं होती है, वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हो जाएगा। लेकिन हाँ बच्चे पढ़े हैं तो उसके बाद उस चैप्टर का पूरा एनालिसिस कराएगा कि इस चैप्टर के पढ़ने का उद्देश्य क्या है। जब एनालिसिस कराएगा मतलब विश्लेषण कराएगा, विश्लेषण कराने के बाद बच्चों को जो है नए आयाम बनाने को देगा। अर्थात क्या कहेगा? अर्थात उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ें उन्हें जानकारी के लिए, कुछ शब्द उन्हें बनाने के लिए कहेगा, कुछ वाक्य बनाने के लिए कहा जाएगा, कुछ नई चीज़ें संश्लेषित करने के लिए कहा जाएगा। संश्लेषण का मतलब ही होता है बनाना। ठीक है, बाद में जो है संश्लेषण विधि से ज्ञान को अस्थायी बनाया जाता है। यही शिक्षण की उत्तम विधि मानी जाती है और आप सभी लोग हमारी बातों से सहमत जरूर होंगे कि शिक्षण की उत्तम विधियां यही होती हैं। आपसे क्वेश्चन यही किया जाएगा कि शिक्षण 3-4 शिक्षण सूत्रों का मतलब की बात करिए, 2-3 शिक्षण सूत्र बताइए, तो इसमें से 2-3 आप लिख सकते हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर शिक्षा देने का 2 क्रम होता है, तर्क संगत और मनोवैज्ञानिक। बालकों की रुचि, जिज्ञासा, उत्साह, आयु ग्रहण शक्ति के अनुसार किसी विषय वस्तु को प्रस्तुत करना जिससे बच्चे मनोरंजन पूर्ण तरीके से सीखते हैं, बाद में उसे तर्कसंगत की ओर ले जाना चाहिए। मित्रों ध्यान रखिएगा, पहले बच्चों को जो है उसकी रुचि जिज्ञासा के अनुसार ही जानकारी देनी चाहिए। जो बच्चा चाहता है मनोरंजन के माध्यम से सिखाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि पूरा जीवन उसका मनोरंजन में ही काट दो, ऑर्केस्ट्रा वाला गाना लगा के ही सिखाओ, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे उसे जो है हम तर्क संगत लेकर जाएंगे, कुछ चीज़ें सिखाएंगे, उसके बाद कल उस पर हम तर्क वितर्क करेंगे। ऐसा नहीं तो ऐसा कैसे होगा? तो बच्चा जो है धीरे धीरे उसके बच्चे का ज्ञान जो है चक्षु, जिसे हम ज्ञान चक्षु कहते हैं, वो खुलेगा, है ना। बच्चा सोचने के लेवल पे ब्रॉड हो जाएगा। समझ में आया ना? ये मनोवैज्ञानिक होता है। जो मनोवैज्ञानिक का मतलब बच्चे का जैसे मन कर रहा वैसे पढ़ाया जाए, और तर्क संगत का मतलब ये होता है कि बच्चे के मन के मुताबिक ना पढ़ाया जाए, बच्चे के मन से जो पढ़ा है उसे जो है तर्क वितर्क करके उसे जानकारी दी जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुभव से युक्ति की ओर। अनुभव से युक्त की ओर, इसमें क्या है? सीखने की प्रक्रिया का प्रारंभ अनुभूत ठोस अनुभवों से किया जाता है। ठीक है, किया जाना चाहिए, क्योंकि ठोस अनुभूत सत्यों को आधार पर युक्त चिंतन आता है। छात्रों के सामने प्रत्यक्ष अनुभव तथा उदाहरण प्रस्तुत करके उन्हें तर्कयुक्त बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। बिल्कुल वही बात है, अनुभव से युक्त की ओर का मतलब अनुभव से जो है विशेषता की ओर लेके जाना है। जो बच्चों का अनुभव है उसे अनुभव से जो है उस जगह पे लेके जाना है जहाँ पे बच्चों का कभी भी अनुभव नहीं किए हो बच्चे, है ना। यही होता है, और यही जो है यह भी है, मतलब तर्कयुक्त बनाने का मतलब जो ऊपर वाला आपने सिद्धांत पढ़ा मनोवैज्ञानिक से तर्कयुक्त, बिल्कुल सेम यही मिलता जुलता है। आगे बात करते हैं प्रकृति अनुसरण। इसे नैसर्गिक विधि भी कहते हैं। मित्रों, इसे नैसर्गिक विधि भी कहते हैं। रेमंड साहब ने कहा कि इसका अर्थ है कि हमें अपने साधनों को बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के अनुकूल बनाना चाहिए। छात्र के लिए प्रकृति को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान करना चाहिए। ठीक है मित्रों, ध्यान रखिएगा, प्रकृति का मतलब यह है कि बच्चों के अवस्था को ध्यान में रखते हुए जानकारी देनी चाहिए। बच्चा कितनों तेज हो जाए, लेकिन उसे जो है उसकी अवस्था को, उसके वातावरण को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देनी चाहिए, जिससे वह जो है बेहतर कर पाए। ठीक है, छात्र के लिए प्रकृति को ध्यान में रखकर भी शिक्षण प्रदान करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद है शिक्षण सूत्र के मात्र एक वीडियो मैंने दिया है, शिक्षण सूत्र का एक वीडियो, शिक्षण सूत्र समाप्त हो गया है।
3 वीडियो हो चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा वीडियो बनाएंगे तो 3-4 वीडियो और दे देंगे। उसके बाद आपका शिक्षण अधिगम का सिद्धांत खत्म हो जाएगा। एक शॉर्ट नोट्स वीडियो अभी हिंदी सब्जेक्ट का बचा हुआ है, तो हिंदी सब्जेक्ट का भी मैं देने का प्रयास करूंगा। मित्रों ध्यान रखिएगा, 9 से 11 मई तक आपकी परीक्षाएं संपादित होंगी। किसी भी तरीके के अफवाह में ना पड़ें, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहें। मैं आपको फिर से आगाह करूँगा, अगर आपको लगता है ना कि डीएलएड बहुत ही ज़्यादा आसान है तो बहुत सही है, आपका कॉन्फिडेंस है कि बेहतरीन है, डीएलएड आसान होता ही है, मुझे भी पता है। लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा, पढ़ाई लिखाई पे फोकस करिएगा। आप चाहे जिसकी तैयारी कर रहे हो 2-4 दिन आप अपनी तैयारी को ड्रॉप भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कुछ दिन ड्रॉप करिएगा, क्योंकि अगर बैक लग जाएगा तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। और आपने अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराया होगा तो समझ सकते हैं कि आपका कितना पैसा नुकसान होगा। मुझे उसे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जैसा भी होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपका सहयोग करने के लिए उद्यत रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।